मैनेज कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? बैटरी पढ़ रहे थे ना? बैटरी का पावर वगैरह सब खत्म कर लिए थे हम लोग। हम्म इलेक्ट्रिकल पावर, बैटरी वगैरह खत्म कर चुके थे, राइट? हाँ या ना? सर पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ बैटरी तक होगी। हाँ, पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ बैटरी कर लिए थे ना? ठीक है बेटा। तो अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम लोग इस चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट लॉज, मतलब ये किरचॉफ्स लॉज पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा जूम हो रखा है ये तो। किरचॉफ्स लॉज पढ़ लेते हैं। कुछ लोग, कोई छोड़ के गया क्या अभी क्लास? लगता है सारा है। किरचॉफ लॉज। किरचॉफ अंकल ने क्या कहा था? किरचॉफ अंकल ने करंट और सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो लॉ दिए थे। एक था किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और दूसरा था किरचॉफ्स लूप लॉ। ये दो लॉ किरचॉफ अंकल ने दिए थे। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ जंक्शन लॉ या फिर इसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। ये इतनी बड़ी बात कहता है कि क्या कहें। ये क्या कहता है कि मान लो इस तरीके से कोई जंक्शन है, ये वायर तीनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये कहता है कि अगर यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन लॉ I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये होता है किरचॉफ जंक्शन लॉ। समझ में आया सबको? हम्म इसमें तो कोई खास बात है नहीं, तो होना ही था। इसको हम लोग कभी, मतलब आप अक्सर बुक्स में इसी तरीके से लिखा हुआ देखोगे। मैं इस तरीके से कभी कभार यूज करता हूँ। मैं मोस्टली कैसे यूज करता हूँ, अगर मुझे इक्वेशन बनानी होती है तो मैं मोस्टली ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ से करंट कुछ मान लेते हैं इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया। लेट्स से इधर जाने वाले करंट को I1 कह दिया, इधर जाने वाले करंट को I2 कह दिया, इधर जाने वाले करंट को I3 कह दिया, इधर जाने वाले करंट को I4 कह दिया, इधर जाने वाले करंट को I5 कह दिया। तो मैं बोलता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से करंट्स के सम को मैं जीरो करता हूँ, रादर देन इक्वेटिंग की जो करंट अंदर आ रहा है इज इक्वल टू जो करंट बाहर जा रहा है। उससे ज्यादा आसान लगता है मेरे को ये लिखना कि टोटल बाहर जाने वाला करंट इक्वल्स टू 0 है। बात एक ही है, ये लिखना और ये लिखना बात एक ही जैसी है, दोनों का मीनिंग सेम है, पर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए कई बार ये चीज आसान पड़ती है इन कंपेरिजन टू ये वाली चीज। हम दोनों तरीके से इसको यूज करेंगे, बट जब मैं प्रॉपर केजेएल की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं किसी, कभी मैंने पोटेंशियल एज्यूम कर रखे हैं अलग अलग पॉइंट्स के। लेट्स से मैंने एज्यूम कर रखा है कि यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V3 है, यहाँ का पोटेंशियल V4 है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको मैंने R1 कह दिया। यहाँ रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसको मैंने लेट से R2 कह रखा है। यहाँ वाले रेजिस्टेंस को मैंने लेट से R3 कह रखा है, और यहाँ वाले रेजिस्टेंस को लेट से मैंने R4 कह रखा है। लेट से ऐसा कभी हो रखा है, ये किसी कभी सिचुएशन है। मैंने बोला जो करंट इधर जा रहा है उसको I1 कह देता हूँ, जो R2 में जा रहा है उसको I2 कह देता हूँ, जो R3 में जा रहा है उसको I3 कह देता हूँ, और जो R4 में जा रहा है उसको I4 कह देता हूँ। इस तरीके से मैंने करंट के नाम भी दे दिए। तो अकॉर्डिंग टू KJL मैं कहूंगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3
plus I4 equals to 0, which implies V minus V1 by R1 plus V minus V2 by R2 plus V minus V3 by R3 plus V minus V4 by R4 equals to 0। इस तरीके से इक्वेशन लिखना आसान पड़ता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कौन सा करंट अंदर आ रहा है, कौन सा करंट बाहर जा रहा है, सीधे सीधे दिमाग लगाए बिना क्या करना है, V माइनस V1 बाय R1 प्लस V माइनस V2 बाय R2 प्लस V माइनस V3 बाय R3 प्लस V माइनस V4 बाय R4 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से इक्वेशन लिखना आसान पड़ता है कई बार इन कंपेरिजन टू इस तरीके से लिखना कि इधर से आने वाला करंट इज इक्वल टू इन तीनों से जाने वाला करंट। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, आया sir. ना? तो इसको एक बार कॉपी कर लेंगे। लॉ सिर्फ इतना ही है, पहला वाला, ये पहला लॉ है, किरचॉफ अंकल के दो लॉ थे, पहला वाला है किरचॉफ जंक्शन लॉ, दूसरा है किरचॉफ लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। जल्दी जल्दी कॉपी करिए। हो गया कॉपी? Yes, sir. अच्छा, अगर अभी तक कॉपी नहीं हुआ तो अपना प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, तो हमने किरचॉफ लॉ देखा, किरचॉफ लॉ का किरचॉफ जंक्शन लॉ देखा। अब देखेंगे हम लोग किरचॉफ लूप लॉ, या फिर इसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। अच्छा, आपको पता है ना वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल होता है ना वोल्टेज का मतलब, कि नहीं होता है? वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल होता है ना? जल्दी बोलो। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल नहीं होता बेटा, काफी कंफ्यूजन रहता है, मेरे को भी अपने टाइम में बहुत रहा था। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इस वायर के क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, या वोल्टेज ऑन दिस वायर का मतलब वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट वायर होता है। ठीक है बेटा, वोल्टेज जनरली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, ओके। तो किरचॉफ्स लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ क्या होता है? ये कहता है कि अगर हम हमारे सर्किट में मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा सा सर्किट है, यहाँ रेजिस्टेंस, बैटरी, एक और रेजिस्टेंस, यहाँ एक और बैटरी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक और बैटरी है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक बैटरी,
यहाँ पर एक और बैटरी मान लेते हैं ऐसे लगा हुआ है जिसके साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, लेट्स से ऐसा कुछ सर्किट है। और बोलोगे तो और बना देंगे, यहाँ पे एक और बना दूंगा, मतलब कुछ भी बना लो, बड़ा सा सर्किट है लेट्स से। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है आप इस बड़े से सर्किट में कोई भी एक लूप सिलेक्ट कर लीजिए। किरचॉफ लूप लॉ कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। बोलता है आप इस बड़े से सर्किट में कोई भी एक लूप सिलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से मैं ये वाला लूप सिलेक्ट करता हूँ, ये जिसको मैं रेड पेन से बना रहा हूँ वाला, ये वाला मैं लूप, अच्छा ऐसा बना देता हूँ, ये वाला मैं लूप सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से। लूप का मतलब कोई ऐसा पाथ जिसमें आप जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं घूम फिर के वापस उसी पाथ पे उसी पॉइंट पे आ जा रहे हैं। जरूरी नहीं लूप आपको सीधे ऐसा दिख रहा हो, आप लूप ऐसा भी ले सकते हो, यहाँ से शुरू किए पूरा इधर तक गए घूम के वापस ऐसे आ गए, ऐसा लूप भी ले सकते हो। कोई चाहे तो ऐसा लूप भी ले सकता है कि यहाँ से शुरू किए, मैं इसको रेड्स बना दे रहा हूँ, यहाँ से शुरू किए अच्छा इधर नहीं गए, मान लीजिए इधर से आ गए, ठीक है, किसी और रास्ते से, मतलब किसी भी पाथ से घूम फिर का अगर आप वापस आ जाते हो अपनी जगह पे तो उसको लूप कहते हैं, ठीक है। अब मतलब एक लूप आप पूरा बड़ा ले सकते हो, चाहे तो एकदम छोटा ले सकते हो, चाहे तो बीच में कोई पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बीच में यहाँ से घूम के इधर ऐसे आ गए। किसी भी लूप को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस लूप विल बी जीरो, मतलब ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन द होल पाथ विल बी जीरो, ठीक है। क्या कहता है ये कहता है द एल्जेब्रिक सम of all the potential difference along a closed loop is zero। मान लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देखता हूं मैं। लेट्स से ये बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V1 है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, यहाँ रेजिस्टेंस है R2, यहाँ एक और बैटरी है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस है लेट्स से R3, यहाँ एक बैटरी ऐसे है जिसके साथ में एक और रेजिस्टेंस, लेट्स से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का स्मॉल r लगा हुआ है, और ये लेट्स से आपका सर्किट है। अब ऐसे में इस सर्किट को लेट्स से आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मैं इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैं मान लूंगा कि लेट्स से यहाँ पर करंट जा रहा है I1, ठीक है। देखिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैं वो मेथड सिखा रहा हूँ पहले जो आपके स्कूल में यूज होता है, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में आपको यूज करना होता है। मैं जनरली दूसरा मेथड यूज करता हूँ, ये वाला मेथड यूज नहीं करता, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। लेकिन वो जो दूसरा मेथड है उसको आप अगर स्कूल में यूज करते हो तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मैंने माना है I1, ये करंट I1 गया, मैंने लेट से यहाँ मान लिया करंट I2, ठीक है। अगर इधर से करंट I1 जा रहा है, उधर I2 चला गया, तो इधर से कितना जाएगा, मैं लिख सकता हूँ I3, पर I3 लिखने से क्या मेरा वेरिएबल बढ़ जाएगा, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे I1 माइनस I2। मैं ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप सोचो तो मैं किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा चुका हूँ, ठीक है, मैं किरचॉफ जंक्शन लॉ यहाँ लगा चुका हूँ। अब ये I1 माइनस I2 यहाँ से करंट जा रहा है, ये जा रहा है करंट, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I1 माइनस I2 आया, यहाँ दोनों करंट फिर से जुड़ के I1 बना देंगे, ये करंट I1 यहाँ से होता हुआ इधर पहुंच गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने करंट्स एज्यूम किए किरचॉफ्स जंक्शन लॉ का ध्यान रखते हुए, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा लूप। मैं मेरे पास अननोन क्या है, मेरे पास एक दो अननोन है, एक I1 और एक I2। V1 गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है, लेट्स से इसका EMF, या इसको V1 की जगह E1 बोल देते हैं, इसको V2 की जगह E2 कह देते हैं, इस बैटरी के EMF को, इसका E3 कह देते हैं लेट्स से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर दो लूप सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि दो क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल है I1 और I2, बाकी सब कुछ तो नोन है, E1 E2 E3 नोन है, सारे रेजिस्टेंसेस नोन है। तो मैं एक लूप लेट से अपने मन से मैंने ऐसा सेलेक्ट किया, और एक लूप मैंने लेट से ऐसा सेलेक्ट किया, इसको कह दिया लूप नंबर 1, इसको कह दिया लूप नंबर 2।
ठीक। अब मैं इन दोनों लूप्स की इक्वेशन लिखूंगा। तो लूप 1 की इक्वेशन लिखता हूं मैं। लूप 1 की इक्वेशन इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को इस लूप में जो मैंने लूप सेलेक्ट किया है, यहां से घूम के ऐसे जाके वापस आने का, इस लूप के किसी भी एक पॉइंट से शुरू करके वापस उसी पॉइंट तक आने का मुझे रास्ता डिसाइड करना है। वापस उसी पॉइंट पे आने का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है और उसको जीरो करना है। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूँ। यहां से क्यों लिखना शुरू कर रहा हूँ? यहां से लिखना शुरू करूंगा, आगे बढ़ूंगा तो सीधे एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाऊंगा। तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस पहला वाला आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो लिखने में आसान पड़ता है थोड़ा सा, और कोई कारण नहीं है। तो मैं यहां से बढ़ा, मैंने बैटरी क्रॉस की प्लस E1, ये मैंने आपको सिखाया है पहले, है ना? हाँ, बैटरी क्रॉस की प्लस E1। आगे जाएंगे तो क्या होगा? क्या मैं करंट के साथ जा रहा हूँ कि अगेंस्ट जा रहा हूँ? फटाफट बताइए, बोल के बताइए। क्या मैं करंट के साथ जा रहा हूँ या अगेंस्ट जा रहा हूँ? साथ जा रहे हैं। साथ जा रहे हैं। तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। फिर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस I1R1 आएगा, हाँ या ना? प्लस E1 माइनस I1R1। फिर ऊपर गए, करंट के साथ जा रहे हैं, माइनस I2R2। बैटरी में उल्टा गए, माइनस E2। करंट के साथ गए, माइनस I1 स्मॉल r। वापस इस जगह पे आ गए, इक्वल्स टू 0। ये लूप 1 की इक्वेशन बनी। ये इस तरीके की इक्वेशन लिखना हमने सीखा था पहले, राइट? बस इसको इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। मैं अपन ने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखा था, इक्वल टू 0 कर रहे हैं नया, बस और कुछ नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लूप 2 की इक्वेशन लिखते हैं। यहां से शुरू करते हैं, प्लस E3, या हाँ ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ। लेकिन आप भी अपने हिसाब से लिखते जाइए और चेक करिएगा कि सही लिखा आपने या गलत लिखा। अपने मन से लिख लीजिए एक बार, फटाफट उसको चेक कर लीजिएगा, फटाफट लिख लीजिए। इस पॉइंट से शुरू करके लिख रहे हैं, ठीक है? चेक करिए आपने यही लिखा है कि कुछ और लिखा है। मैं यहाँ इक्वेशन लिख चुका हूँ। क्या लिखा मैंने? यहाँ से बढ़े, प्लस E3, करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3। यहाँ कुछ नहीं है, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो प्लस I2R2 इक्वल्स टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो आपके पास दो वेरिएबल है, I1 और I2, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं आंसर के लिए कंसर्न नहीं हूं, बट प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया? किरचॉफ लूप लॉ लगा के और किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा के सर्किट कैसे सॉल्व किया जाता है? आपको कोई सीरीज पैरेलल की जरूरत नहीं है, ठीक है? सीधे आंसर आ जाए। करंट आ गया। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है बताओ R3 में करंट कितना है? आपने इन दोनों को सॉल्व किया, I1 और I2 दोनों निकल गया, R3 में करंट कितना होगा? I1 माइनस I2। आपसे पूछा जा सकता है बताओ इस रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आपने इसको सॉल्व किया, I2 निकल आया। इस रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I2 इंटू R2। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा अपने दिमाग खुला रखना उसके बाद भी, जो सिर्फ ऐसा नहीं कि अंधों की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इक्वेशन सॉल्व कर दी, कहानी खत्म हो गई। नहीं, उसके आगे क्या पूछा गया है वो भी निकालना आना चाहिए, ठीक है? आपसे बोल दिया जाएगा बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आप सारे I1 I2 सब निकाल चुके ना? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या लिखोगे? प्लस E1 माइनस I1 R1 माइनस I2 R2, खत्म, है ना? इधर से जाने के बजाय उधर से चला गया मैं, बात तो एक ही ना? तो क्या लिखा? प्लस E1 माइनस I1 R1 माइनस I2 R2, पहुंच गए। कोई आसान रास्ता चुन लो जिससे आप आसानी से इजीली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाओ और आसानी से वो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो। एक बार सर इस इन इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 I2 निकाल लिया, फिर आप इस आपसे सर्किट में जो पूछा जाएगा आप तुरंत निकाल लोगे, ठीक है? ओके। इसको फटाफट कॉपी कर लें जिन्होंने कॉपी नहीं किया है।
कॉपी हो गया होगा? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। हो गया होगा। बहुत आसान इक्वेशन बनेंगे इसकी, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। दोनों इक्वेशन एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगी। देखते हैं हो गया होगा कि नहीं हुआ अभी तक। बहुत स्लो करते हो यार आप लोग। देखो मेरे पास ये सर्किट है, मुझे इस में पॉइंट्स के नाम दे रखे हैं ए बी सी और डी। मुझे इस वायर बी डी में करंट निकालना है। क्या करूंगा मैं? देखिए, मैं बोलूंगा कि लेट्स से यहां पर इस वायर सी डी में से करंट ऐसे जा रहा है I1। ठीक है, ये करंट ऐसे जाता है, यहां से करंट जा रहा होगा I1, और यहां जाने के बाद लेट्स से इधर चला जाता है I2, इधर आ जाता है I1 माइनस I2। ये I1 माइनस I2 कैसे आया? बाय अज्यूमिंग Kirchhoff, बाय यूजिंग Kirchhoff's जंक्शन लॉ। इधर से I1 गया, इधर से I2 गया, इधर से कितना गया? I1 माइनस I2। ठीक है, तो अब हम लोग हर जगह करंट मान चुके हैं, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल है I1 और I2। अब हम लोग दो लूप बनाएंगे, एक ये वाला लूप और लेट्स से एक ये वाला लूप। इसको कहते हैं लूप नंबर 1, इसको कहते हैं लूप नंबर 2। हम इन दोनों लूप्स की इक्वेशन लिखेंगे अब। ठीक है, क्या करेंगे? लेट्स से पॉइंट डी से शुरू करते हैं लूप 1 के लिए। लूप 1 की अगर बात करूं, पॉइंट डी से शुरू करते हैं, ऐसे जाते हैं, बैटरी क्रॉस की, प्लस 20 वोल्ट, 5 ओम करंट का रेजिस्टेंस पार किया, माइनस 5 I1, वापस आ गए, कुछ नहीं मिला, इक्वल्स टू 0। तो कितनी अच्छी इक्वेशन बनी, तुरंत I1 आ जाएगा। फिर मैं इस लूप 2 की इक्वेशन लिखता हूँ। लेट्स से पॉइंट बी से शुरू करता हूँ। बी से शुरू किया, क्या लिखा? प्लस 10 माइनस, यहाँ से I2 करंट जा रहा था, यहाँ से भी I2 करंट जा रहा होगा, माइनस 2 I2, वापस बी पे पहुंच के कुछ नहीं आया बीच में, इक्वल्स टू 0।
अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करूं तो इजीली निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, और इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगा I2 इज इक्वल टू, ये प्लस 10 था, 0 नहीं है, सॉरी, I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। मतलब I1 माइनस I2 कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2 हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 एम्पियर। -1 क्या बता रहा है कि हमने जो करंट का डायरेक्शन मान रखा है उधर नहीं आएगा, बल्कि करंट डी से बी की तरफ जाएगा 1 एम्पियर। ये आपका आंसर है। सो द करंट इन द वायर डीबी विल बी 1 एम्पियर डायरेक्टेड फ्रॉम डी टू बी। ठीक है, दैट इज 1 एम्पियर डायरेक्टेड फ्रॉम डी टू बी। ये आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? यस सर। यहाँ पर अच्छी चीज ये होगी हो गई कि दोनों इक्वेशन जो हैं साइमल्टेनियस होने के बजाय इंडिपेंडेंट बन गई एक दूसरे से, इसलिए सॉल्व करना काफी आसान पड़ गया। बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? अब अगर नहीं हुआ है तो प्रिंट स्क्रीन बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे, नहीं 13 अभी सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ? मतलब हो रहा है सर, हो रहा है। अच्छा, करिए, सॉल्व करिए।
देखो सॉल्यूशन देख लो, ये सर्किट था आपका। मैंने काम किया कि सबसे पहले इसमें करंट अज्यूम किया। तो मैंने करंट अज्यूम करने के लिए लेट्स से मैंने मान लिया कि यहाँ पे करंट जा रहा है I1, ये करंट I1 इधर गया, यहाँ पे लेट से चला गया करंट I2, तो यहाँ आया होगा कितना I1 माइनस I2, इधर से I2 करंट घूम के वापस आ गया, इधर से I1 माइनस I2 आया, इधर से वापस कितना करंट चला गया I1 चला गया, सब कुछ ठीक है। इस तरीके से करंट हमने अज्यूम कर लिया। इसके बाद मैं दो लूप्स बना के दोनों की इक्वेशन लिखूंगा। मैंने एक लूप सिलेक्ट किया, लेट्स से ये वाला लूप 1। आप चाहो तो लूप 2 पूरा बड़ा वाला ले सकते हो, नहीं तो मैं इसी को ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, बड़ा वाला लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पूरे बड़े वाले लूप को लूप नंबर 2 मान लिया। मैं सिर्फ शो करने के लिए दिखा रहा हूँ, मैं खुद भी पसंद नहीं करूंगा इस इतने बड़े लूप को बनाने के लिए। मेरे पास वेरिएबल दो ही है, I1 और I2, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। दो इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने लूप 1 की इक्वेशन लिखी पहले। लूप 1 की इक्वेशन क्या, मैं ए से शुरू करता हूँ, ए से बड़ा 10 वोल्ट, आगे जाते हैं -1 I1, फिर करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो -2 टाइम्स I1 माइनस I2, -30, यहाँ पे 30 वोल्ट को उल्टा क्रॉस किया, इक्वल्स टू 0। ये बन गई इक्वेशन 1। इसको थोड़ा सा I1 के टर्म्स अलग, I2 के टर्म्स अलग कर देता हूँ। तो 10 माइनस 30 तो ऐसे -20 हो जाएगा, तो क्या हो गया -2 I1 माइनस I1, तो -3 I1 प्लस 2 I2 -20 इक्वल्स टू 0। ये रही इक्वेशन 1। अब लूप 2 की इक्वेशन लिखेंगे। लूप 2 मैंने पूरे बड़े वाले लूप को लिया है, मैंने शुरू किया यहीं से 10 -1 I1 -2 I2 प्लस 14 equals to 0. This implies -I1 -2 I2 plus 24 equals to 0. This is equation 2. ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे -3I1 प्लस 2I2 है, यहाँ -I1 -2I2 है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया। जैसे मैंने दोनों को ऐड किया, ये I2 वाले टर्म्स तो कैंसिल हो गई, I1 वाले टर्म्स में क्या हो जाएगा -4I1, और यहाँ पे हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। जैसे मैं ये वैल्यू I1 की यहाँ उठा के डालता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, अच्छा, जैसे मैं I1 की ये वैल्यू यहाँ उठा के डालता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -1 -2I2 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज, ये तो कुछ अलग ही आंसर आ रहा है, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, देखो चेक कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 2I2 is equal to 23. This implies I2 is equal to 11.5 ampere. I2 is equal to 11.5 ampere आ रहा है, सही है कि गड़बड़ है, सही है। I2 is equal to 11.5 ampere, I1 is equal to 1 ampere। ठीक है, तो मैंने इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या निकाला है, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ एक बार। I1 equals to 1 ampere, I2 equals to 11.5 amperes। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वापस से सर्किट देखूं, मुझसे पूछा क्या गया था, हर एक वायर में करंट बताइए। तो यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट I1 है, पता चल गया। यहाँ करंट I2 है, यहाँ करंट I2 पता चल गया। यहाँ करंट कितना, I1 माइनस I2, दैट इज 1 माइनस 11.5, मतलब E से V की तरफ -10.5, मतलब B से E की तरफ +10.5 होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे या डायग्राम में बना दोगे कि करंट इधर से उधर जा रहा है 10.5 एम्पियर, इधर से आ रहा है 1 एम्पियर, इधर जा रहा है 11.5 एम्पियर। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग।
कॉपी हो गया? यस सर। अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बाद में सबको फेयर करना है, ठीक है? बाद में सबको फेयर करना है, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके बस छोड़ दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक्चुअली मैंने आपको बताया था एक और मेथड होता है, ये तो एक मेथड है ही है, एक और मेथड होता है। वो दूसरा मेथड में देखिए यहां हम लोगों ने क्या किया, करंट्स को एज्यूम किया किरचॉफ्स करंट लॉ मानते हुए। यहाँ पे करंट I1, यहाँ I2, तो यहाँ पे I1 माइनस I2, इस तरीके से करंट किरचॉफ के करंट लॉ को या किरचॉफ के जंक्शन लॉ को फॉलो करते हुए हम लोग करंट्स एज्यूम करते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं करंट्स वोल्टेज लॉ लगा के, है ना? यही किया था ना अभी तक, हर जगह करंट एज्यूम किया फिर लूप की इक्वेशन लिख रहे थे। एक दूसरा तरीका क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा, वोल्टेज एज्यूम करो, ठीक है? वोल्टेज एज्यूम करो और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ की इक्वेशन लिखो। तो मैं इसी क्वेश्चन को जो अभी अभी हमने सॉल्व किया था उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये दूसरा मेथड क्या है कि लिखने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, लेकिन इक्वेशन हमेशा अक्सर इक्वेशन जो है, नंबर ऑफ इक्वेशन एक कम बनती। देखते हैं कैसे बनेगा। हमारे पास सर्किट जो था उसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये 1 ओम, ये 2 ओम, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 30 वोल्ट, ये आपका 14 वोल्ट की बैटरी है, और ये आपका लूप सर्किट कंप्लीट हो गया, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में किसी कन्वीनियंट पॉइंट पे 0 वोल्ट पोटेंशियल मान लेंगे, क्योंकि किसी पॉइंट का आप पोटेंशियल 0 एज्यूम कर सकते हो। मैंने आपको बताया था अगर अर्थिंग हुई तब जहां अर्थिंग कर रखे वहां का 0 मानना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हो। लास्ट क्लास में अर्थिंग के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था हमारा। तो मैंने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया 0। जैसे मैंने यहाँ का 0 माना, मुझे तुरंत यहाँ का पोटेंशियल मिल गया 10 वोल्ट। यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। यहाँ का 0 मिला तो यहाँ का तुरंत मिल गया कितना, 30 वोल्ट। यहाँ का 0 तो यहाँ का मिल गया कितना, -14 वोल्ट। तो अगर आप देखें ध्यान से तो मुझे सर्किट के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है एक्सेप्ट सर फॉर दिस पॉइंट। माइनस। माइनस क्यों आया नहीं समझ में आया? क्योंकि बैटरी उल्टी है ना बेटा, यहाँ के मुकाबले यहाँ का अच्छा। पोटेंशियल कम होगा 14 वोल्ट, है ना? हाँ। समझ में आया? मुझे हाँ। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है अभी सर्किट में एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने अज्यूम कर लिया लेट्स से x। तो यहाँ इस आप क्लियरली देख सकते हो, जब हमने पिछला वाला मेथड यूज किया था किरचॉफ्स लूप लॉ की जब इक्वेशन लिख रहे थे, तो हमारे पास दो अननोन थे, दो करंट अननोन थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पोटेंशियल अननोन है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ इक्वेशन सिर्फ एक बनानी पड़ेगी। ये इस मेथड का फायदा है, ठीक है? ये इस मेथड का फायदा है कि हमें नंबर ऑफ इक्वेशन सिर्फ एक बनानी पड़ेगी। मतलब कई बार अक्सर ऐसा देखा जाएगा कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो कम बनेंगी, मतलब अगर उधर 3 बन रही तो इधर 2 बनती है, उधर 5 बनती है, इधर 4 बनती हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो इसलिए मैं इस मेथड को ज़्यादा फेवर करता हूँ, पर एट द सेम टाइम इस मेथड में थोड़े बहुत झमेले भी हैं, ठीक है? तो और सबसे बड़ा झमेला ये है कि कई बार ये मेथड आप एकदम परफेक्टली यूज़ करोगे तब भी स्कूल में नंबर नहीं मिल रहे होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में ये वाला मेथड नहीं दे रखा होता, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं उस पे डिपेंड कर जाता है कि वो ये मेथड को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल x माना। अब देखो, जिस पॉइंट का पोटेंशियल अननोन है उसी जंक्शन की इक्वेशन लिखो। जिस जंक्शन का पोटेंशियल अननोन है उसी जंक्शन की इक्वेशन लिखो। कैसे लिखोगे?
इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट इज इक्वल टू 0, यही करोगे और क्या करोगे। तो मैंने बोला यहां से इधर जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, x माइनस 10/1। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी इक्वेशन लिखी थी, याद है? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कर्चॉफ जंक्शन लॉ बता रहा था, मैंने ऐसी इक्वेशन लिख के दिखाई थी, x माइनस 10/1 प्लस x माइनस माइनस 14, तो x प्लस 14/2 प्लस x माइनस 30/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज, मैं 2 एलसीएम ले लेता हूं क्योंकि हर जगह और तो कुछ करना नहीं है। 2 एलसीएम लिया क्या हो गया, 2x प्लस x माइनस 20 प्लस 14 माइनस 30 equals to 0. This implies 4x minus 36 equals to 0. This implies x is equal to कितना हो गया, 9 वोल्ट आया। सही में मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है? सही है, x इज इक्वल टू कितना आया, 9 वोल्ट आया। ठीक, तो यहां का पोटेंशियल हो गया 9 वोल्ट। अब आपको जो करंट निकालना है निकाल लो। मान लीजिए आपको ये वाला करंट निकालना है, तो क्या निकालोगे, 9 माइनस 10/1 दैट इज -1, मतलब आपका करंट इधर कितना जा रहा है, -1, तो इधर कितना करंट आ रहा होगा, 1 एम्पियर। इधर वाला करंट निकालना है मान लेते हैं, तो 9 माइनस माइनस 14 दैट इज 9 प्लस 14 13/2, इधर कितना हो गया करंट, 11.5 एम्पियर। अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो इधर से 1 एम्पियर आया, इधर 11.5 गया, तो इधर से कितना गया होगा, इधर क्या होगा आपका, सॉरी इधर से आया होगा कितना, 10.5 एम्पियर, क्योंकि इधर से 1 आ रहा है, इधर से 10.5 आएगा, तब तो इधर 11.5 जाएगा। तो चेक भी कर लेते हैं, करंट इधर जाने वाला क्या लिखेंगे, 9 माइनस 30/2 दैट इज माइनस 21/2 दैट इज माइनस 10.5 इधर जा रहा है, दैट मीन्स करंट इधर जा रहा होगा कितना, 10.5 एम्पियर। इधर से 1 एम्पियर, इधर से 10.5 एम्पियर, इधर से 11.5 एम्पियर, ये आपके करंट आ गया हर जगह पर इस सर्किट में। तो सेकंड मेथड में आपने देखा कि आपको 2 की जगह एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी। हालांकि वो इक्वेशन में क्योंकि रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में आ जाता है, इस केस में तो क्या हुआ कि सिर्फ 1 2 2 था, आसानी से एलसीएम लेके आपने तुरंत सॉल्व कर लिया। पर कभी कभार इधर 7 आएगा, इधर 15 आएगा, इधर 24 आएगा, तब आपको बहुत दिक्कत होती है। ये कारण है कि अगर 2 की जगह एक ही इक्वेशन नहीं बन रही होती ना, तब भी कभी कभार ये वाला मेथड मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, दूसरा, इस मेथड में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ जगहों पर आपको पता चलेगा कि इस मेथड से इक्वेशन ज्यादा बन रही हैं, अगर आप इक्वेशन बनाने में केयरफुल नहीं होते हो तो। लेकिन जो भी है वो तो क्वेश्चन आने के साथ ही हम सीखेंगे। तो अभी के लिए आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको दोनों मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, और कभी भी अगर इस मेथड से, सेकंड वाले मेथड से ज्यादा इक्वेशंस बन रही होंगी, या तो आप अपने से खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करो कि सर उसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस कैसे कम की जाए, नहीं तो आप मुझसे पूछ लेना डाउट क्लास में, सर मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे सर्किट दिखाना, ऐसे नहीं हवा में बात करो मुझसे, मुझे सर्किट दिखाना और बोलना कि सर ये वाला जो सर्किट है इसमें मेरे से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा बन जा रही है सेकंड मेथड से, कोई तरीका है कि नहीं है। 70-80% केसेस में तरीका होगा जिससे कि सेकंड मेथड में नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बने। हर केस में नहीं होगा, तो जहां नहीं होगा वो नहीं होगा, और क्या। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कब 10-15 क्वेश्चन करने का समझ में आ जाएगा कि किस केस में ये सेकंड मेथड आसान पड़ेगा, किस केस में फर्स्ट मेथड आसान पड़ेगा। बट स्कूल के एग्जाम्स में हमेशा कौन सा मेथड यूज करोगे, पहला वाला। ठीक है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पहले वाले मेथड से सॉल्व होंगे ही नहीं, जैसे कि मतलब वो क्वेश्चन ही आपका बेसिकली कर्चॉफ्स जंक्शन लॉ पे बेस्ड होता है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल। इस क्वेश्चन में आपको पूरा सर्किट नहीं दिया गया, सर्किट का एक पार्ट दे दिया गया। बोला इधर का पोटेंशियल 20 वोल्ट, इधर का 10 वोल्ट, इधर का -50 वोल्ट, इधर का -30 वोल्ट है।
ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ रेजिस्टेंसेज है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 1 ओम के। इस पॉइंट ए का पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो इसमें आप लूप लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि कहीं पे आपको लूप मिलेगा ही नहीं, किसी पॉइंट पे आपको लूप मिलेगा ही नहीं, तो आप लूप लॉ लगा ही नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में, ऐसे केस में आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है, दैट इज कि आप किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा के इसको सॉल्व करें। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट ए का पोटेंशियल एक्स मान लूंगा, ठीक है। फिर इस जंक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, जंक्शन ए की क्या लिखूंगा, यहाँ का, अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ये जंक्शन लॉ लगाने का तरीका ही बदल जाएगा। यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल अगर एक्स है तो यहाँ का कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। दिख रहा है ना आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है ये? यहाँ का पोटेंशियल अगर एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? x minus x minus 15. एक्स माइनस 15 होगा। यहाँ का एक्स है तो यहाँ का कितना होगा? एक्स माइनस 20, ठीक है। यहाँ का माइनस 50 है, इधर 5 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस 45, है ना? समझ में आई बात? तो अब मैं लिखूंगा इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट इज इक्वल टू 0। अब इधर जाने वाला करंट जो है ना, यहाँ से बैटरी लगी हुई डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे इधर से निकालना पड़ेगा। तो इधर जाने वाला करंट कितना हो जाएगा? x माइनस 15 माइनस 20 अपॉन 2, है ना। ए से 20 वोल्ट की तरफ जाने वाला करंट ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बता दो एक बार, आएगा कि नहीं? यहाँ का पोटेंशियल yes एक्स है, sir. जो करंट इधर जा रहा होगा वही तो यहाँ से भी आ रहा होगा ना, तो मैंने इधर वाला करंट निकाल लिया, x माइनस 15 माइनस 20 अपॉन रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है। प्लस इधर जाने वाला करंट बताएंगे आप लोग, कौन बताएगा? प्रेरणा शर्मा, आप बताएंगे इधर जाने वाला करंट। प्रेरणा, आप सुन रहे हो? x minus 20 plus 10 by 1. नहीं नहीं बेटा, x माइनस 20 माइनस 10, Plus. यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल अपॉन 1 ना, Oh yes sir. है ना, अपॉन 1। अच्छा, इधर का करंट बताएंगे मुझको रिचा। रिचा हाँ सर। बताइए। क्या लिखोगे? x माइनस यहाँ का पोटेंशियल माइनस 45, तो x प्लस 45 अपॉन 2, ठीक है बेटा। हाँ सर। प्लस इधर का बताएंगे मुझको सीमा। सर x प्लस 30/1। ठीक है, x प्लस 30/1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x मिल जाएगा ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा x आसानी से। एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा ये, मतलब सर्किट में कई बार होता है कि जिस, मतलब आई पर्सनली मुझे ये चैप्टर पढ़ाना पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन बनाने में मेरे को लगता है 20 मिनट और सॉल्व करने में लगता है 2 मिनट। तो पढ़ाते वक्त अगर मैं पहले से क्वेश्चन रट के नहीं आया हूँ या लिख कर नहीं लाया हूँ, तो दिक्कत ये हो जाती है कि मैं जितनी देर में क्वेश्चन बनाऊंगा और जितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मतलब मुझे अब तो खैर, जब स्टडी मटेरियल से पढ़ाने लगा तब तो आसान है, बट पहले जब खुद से क्वेश्चन बनाता था क्लास में तो लगता था यार मैं इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूँ, सॉल्व तुरंत हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, इस वजह से ये जो, मतलब बेसिकली कई बार आपको मिलेगा इस चैप्टर में कि बड़ा सा क्वेश्चन एकदम पुनिया सा सॉल्यूशन होगा, छोटा सा सॉल्यूशन, एक लाइन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इससे आंसर आया था अपना -5/3। कोई दिक्कत है इसमें?
No, sir. ओके बेटा। चलो अब जो दूसरा मेथड देख रहे हैं तो ये एग्जांपल नंबर 13 भी सॉल्व कर लेते हैं। ट्राई करेंगे इसको आप लोग। सर वो 50 वोल्ट का मतलब बैटरी तो है लेकिन रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो 2 ओम किस चीज का है? 2 ओम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। बैटरी का ही रेजिस्टेंस है इंटरनल वाला, उसी का से लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये सर्किट है हमारे पास, वहां पे बस 30 वोल्ट 1 ओम यही लिख दिया गया है, बैटरी के ऊपर ही 40 वोल्ट 2 ओम लिख दिया गया, मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। अब इसमें ना कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर तो ये जो 1 ओम है इसको मैं 30 वोल्ट के उस तरफ लिखूं या इस तरफ लिखूं। तो मैंने देखिए एक बार पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लिखा, एक बार नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लिखा, 2 बार नीचे लिखा, एक बार ऊपर लिखा, मैंने हर तरीके से लिख दिया, क्योंकि कुछ भी कर सकते हो, सब सेम बात है, ठीक है। बैटरी के आगे बनाओ, पीछे बनाओ, ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, बस उसके और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में कुछ और मत डालो, ठीक है, तो ठीक रहेगा। तो मैंने ये अलग अलग तरीके से लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे हर जगह करंट चाहिए इस सर्किट में। इसके लिए मैंने बोला लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल 0 है, अगर यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, है ना। ये बैटरी है तो यहाँ का पोटेंशियल लिख सकता हूँ मैं आराम से 50 वोल्ट,
आप बोलोगे सर ये कौन से पॉइंट का पोटेंशियल है, ये तो बैटरी के अंदर चल रहा है ना। तो देखो इसकी चिंता आप मत करो, बस सर्किट ऐसे सॉल्व करते हैं, उस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको साइड में अलग से रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हो, सर्किट को सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जहां जहां का पोटेंशियल लिख सकते हो वहां का पोटेंशियल लिख देना चाहिए। 0 0 0 50 वोल्ट, यहाँ का 0 तो यहाँ का 10, यहाँ का 10 तो यहाँ का भी 10, यहाँ का भी 10, यहाँ का भी 10। दैट मीन्स यहाँ का कितना हो जाएगा, इधर का 10 इधर बीच में 30 तो इधर हो जाएगा 40, यहाँ का 10 इधर 40 तो इधर हो जाएगा -30, यहाँ का 10 इधर 50 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो हर जगह का पोटेंशियल लिख लिया, कोई अननोन है ही नहीं, इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करनी है, सिर्फ सीधे सीधे सारे के सारे करंट निकाल देने, समझ में आई बात। इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सारे करंट्स लिख देने। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इसी में, मतलब लेट से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल देते हैं लेट से, तो अब यहाँ का पोटेंशियल 10 नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल अननोन हो जाएगा, यहाँ का x मानो, ठीक है, फिर इस x की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ का 10 है, ये कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग हर जगह करंट निकाल लेंगे, बहुत आसान है। इधर 40 इधर 1, तो इधर कितना करंट जा रहा होगा, 40 से 0 की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इधर 40 एम्पियर करंट जाएगा। इधर का -30 है, इधर का 0 है, तो करंट 0 से -30 की तरफ जाएगा, कितना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 30/2 ओम दैट इज 15 एम्पियर करंट इधर जाएगा। इधर का 50 है, इधर का 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस 40 हो गया अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ करंट जाएगा कितना, 20 एम्पियर। तो क्या हुआ, यहाँ से 15 एम्पियर इधर गया, 20 एम्पियर इधर गया, इधर से आया 40, 15 उधर गया, 20 इधर गया, मतलब 35 इधर चला गया। क्या हुआ होगा, इधर से इधर चला गया होगा 35, इधर 15, इधर 20 एंड सो ऑन। मतलब ये 20 आया, इधर 20 आया, 15 20 इधर गया, तो इधर से कितना आ रहा होगा, 35 आ रहा होगा। इधर से 40 आ रहा है, इधर 35 गया, तो इधर कितना गया होगा, 5 एम्पियर। अब आपको हर जगह करंट पता है सर्किट में, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया कि नहीं आया। सर हाँ सर जो लास्ट वाला है ना 50 वोल्ट वाला बैटरी, उसमें रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके ऊपर क्यों है? मैंने बोला जिधर मर्जी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ ठीक है। ठीक है, ठीक है, यही चीज बताने के लिए बोला कि आप चाहे नीचे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ, इधर भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुश्किल लगा, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं बेटा, ये बहुत आसान है। एक काम करता हूँ, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सेम टू सेम, आपको दोबारा सॉल्व करने पे समझ में आएगा कि कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, ऐसे ही आंसर आ गया है। ये 10 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 1 ओम है, इधर 40 वोल्ट है, ये 2 ओम है, इधर 2 ओम है, इधर 50 वोल्ट है, और हमें हर जगह करंट निकालना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पोटेंशियल अज्यूम किए, मैंने जो किया था ना दोबारा वही कर रहा हूँ, और इस बार आपको समझ में आएगा कि मैं कुछ नया या कुछ स्पेशल कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने यहाँ का पोटेंशियल 0 माना, तो यहाँ का अपने आप 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0। एक सेकंड बेटा, नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा डार्क तो नहीं हो गया ये, दिख रहा है सर। दिख रहा है, हाँ सर ओके। दिख रहा है। इन सब जगह का पोटेंशियल 0 हो गया। अब और किस जगह का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यहाँ का 0 है तो सर यहाँ का 10 हो जाएगा, यहाँ का 10 तो यहाँ का भी 10 हो जाएगा, यहाँ का 10 तो यहाँ का भी 10 हो जाएगा, यहाँ का 10 तो यहाँ का भी 10 हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप पोटेंशियल लिखो और बगल में बैटरी लिखी बनी हुई है, तुरंत उसको उल्टी तरफ पोटेंशियल लिख दो, इधर 10 इधर 30, इधर हो जाएगा 40 वोल्ट, इधर 10 इधर 40, लेकिन नेगेटिव साइड जा रहे हैं ना, इधर हो जाएगा -30 वोल्ट, इधर 10
इधर 0, चलो यहाँ पे 0 के बगल में 50, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 50 वोल्ट। ये एकदम बेसिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। किसी को दिक्कत नहीं? ओके। इसके बाद बचा ही क्या है? इस 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इधर 40 इधर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 40 वोल्ट। तो इसमें से करंट कितना जाएगा इधर की तरफ? 40 जाएगा। ठीक है, इधर 0 इधर -30, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 30 हुआ। तो 2 ओम में से कितना करंट जाएगा? 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2 ओम, दैट इज 15 एम्पियर। यहाँ 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इधर 50 इधर 2, सॉरी इधर 50 इधर 10, तो 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट कितना जाएगा? 20 एम्पियर। यहाँ तक भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। आवाज नहीं। 20 एम्पियर कैसे आया? क्या 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 तेज बोलो बेटा। सर वो 20 एम्पियर कैसे आया सर, वो नहीं समझ आया। देखो बेटा, यहाँ पे 50 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। इस 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 50 माइनस 10, दैट इज 40 वोल्ट। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर, दैट इज सॉरी 40 वोल्ट अपॉन 2 ओम, दैट इज 20 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट। कोई दिक्कत है इसमें? अब दिक्कत है कि नहीं, बताओगे? नो सर। नहीं सर। किसी को नहीं है? नहीं। ठीक, अब देखो, इधर जा रहा है 15 एम्पियर, इधर जा रहा है 20 एम्पियर, है ना? तो ये 15 एम्पियर अगर उधर गया, इधर 20 एम्पियर आया, तो ये 20 एम्पियर का रास्ता क्या है? यहीं से आ रहा होगा, और तो कहीं जगह ही नहीं है, है ना? तो इधर 15 एम्पियर गया, इधर 20 एम्पियर गया, तो इधर से कितना आ रहा होगा? 35 आ रहा होगा, तभी ना ऐसा होगा। इधर से 40 आ रहा है, इधर 35 जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा होगा? 5 एम्पियर जा रहा होगा। तो इस 10 वोल्ट बैटरी में से कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर करंट जा रहा है। ये एक पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें अभी भी? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अगर एक भी और रेजिस्टेंस हो जाता ना, मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता या यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता, तो हमें यहाँ पे एक अननोन पोटेंशियल मानना पड़ता। ठीक है, मान लो यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ का 0 यहाँ का डायरेक्ट 10 नहीं लिख पाओगे ना, यहाँ का 0 यहाँ का x लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ का x, यहाँ का भी x, यहाँ का भी x, यहाँ का भी x, ऐसा कुछ करना पड़ जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो रही है अभी भी इसमें? नहीं सर। नहीं सर। थोड़ा सोच लो, समझ लो, खुद से एक बार और ट्राई तो ट्राई कर लो। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई का मतलब खुद अभी नहीं, बाद में क्लास के बाद कर लेना। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
पर दो तरीके के कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा कॉमन है, एक है सीरीज, एक है पैरेलल। तो हम लोग क्या चाहते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हो एक के बाद एक जुड़े हुए, हम उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। मतलब ये जो 10 रेजिस्टेंस हैं, उन 10 रेजिस्टेंस को हटाकर मैं कोई एक रेजिस्टेंस लगाऊं, तो उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, जिससे कि जिस बैटरी के अक्रॉस मैंने 10 रेजिस्टेंस लगाए थे, 10 रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में उस बैटरी में से कितना करंट फ्लो कर रहा था, उतना ही करंट इस एक रेजिस्टेंस के प्रेजेंस से भी फ्लो करे। ठीक है, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम दो जो हमारे मेन कॉम्बिनेशन है, मेन टाइप की कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इनके बारे में और भी चीजें अभी सीखेंगे। तो पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके रेजिस्टेंसेस कुछ ऐसे लगे होते हैं, एक रेजिस्टेंस के बाद में दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे के बाद में तीसरा रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से आपके रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं। रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड सो ऑन। ठीक है, वन आफ्टर अनदर लाइक अ चेन, एक के बाद एक चेन की तरह ये रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, चेन की तरह जुड़े एक के बाद एक। अब ये जो चेन की तरह एक के बाद एक रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, मुझे इस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसके लिए अलग अलग और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब करनी है। तो सबसे पहली और खास बात तो ये होगी कि अगर यहां से करंट आई आया है, तो करंट R1 में से भी आई जाएगा, R2 में से भी आई जाएगा, R3 में से भी आई जाएगा। ये सेम करंट तीनों रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट इन all रेजिस्टेंस आर इक्वल। जितने भी रेजिस्टेंस हैं आपके पास, जितने भी वायर्स हैं आपके पास जिसको हमने सीरीज में लगाया है, सब में करंट सेम होगा। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3 और यहां से एक और रेजिस्टेंस आ रहा है, लेट्स से R4 कहीं पर। तो स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि सर R1, R2, R3 सीरीज में है। सर R1, R2, R3 आर इन सीरीज। आप बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। सर गलत। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, एकदम गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये एक चेन की तरह नहीं है, चेन में बीच में ब्रांचिंग हो गई। यहां पे अगर मैं करंट को I एज्यूम करता हूं, यहां पे करंट I ही होगा, पर यहां पे करंट I1 या चलो I1 और यहां पर I माइनस I1 हो सकता है। तो R1, R2 तो आपस में सीरीज में है, बट R3 सीरीज में नहीं है क्योंकि इसमें करंट अलग हो गया। ठीक है बेटा, तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे, वो सारे के सारे उन सब में सेम करंट फ्लो करेगा। वो रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक चेन की तरह लगे होंगे, बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। इतना बता देता हूँ, ज्योमेट्रिकल शेप से सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर रेजिस्टेंसेस ऐसे लिखे हैं, इधर R1, इधर R2 और इधर ऐसे लिखा हुआ है R3, तो आप में से कई लोग बोल देते हो बिना सोचे समझे कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। पर बात ये है
कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड ही नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन अभी तक बना ही नहीं है, ना ये सीरीज में है ना पैरेलल में है। सिर्फ पैरेलल में रख देने से रेजिस्टेंसेस पैरेलल में नहीं हो जाते, ठीक है। ये तीनों ना पैरेलल में ना सीरीज में। इनको कंबाइन करने के बाद ये सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैंने एक इधर कॉम्बिनेशन किया और एक इधर कॉम्बिनेशन किया, तो ये कॉम्बिनेशन, ये तीनों रेजिस्टेंसेस, और एक इधर ज्वाइन किया और एक इधर ज्वाइन किया, तो ये रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। दिस इज इन सीरीज, ये सीरीज में है। क्यों? ऐसे देख लो, अगर यहाँ से करंट आई आया तो यही करंट R2 में से भी जाएगा, यही करंट R3 में से भी जाएगा। ये एक चेन की तरह है, सब में करंट सेम है, तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। चेन मुड़ तो सकती है ना, जरूरी थोड़ा ना चेन स्ट्रेट ही रहे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं किसको है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर लाइक अ चेन। ऐसे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी इक्वल। अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल सॉरी सीरीज में है तो सब में करंट सेम होगा, ठीक है। इसको तो फटाफट कॉपी कर लो या कर चुके हो गया, आई होप साथ में कॉपी कर रहे हो ना आप लोग। Yes. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें क्या खास बात है, हम इसको, इस जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है इसको लगाएंगे बैटरी के साथ। तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं ऐसे सीरीज में, R1, R2, R3। हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये अपना की है, की K है, ठीक है। अभी तक करंट फ्लो नहीं कर रहा है, पर जैसे ही मैं की को प्रेस करूंगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब खास बात क्या है, यहां से अगर करंट आई आया है, ये करंट आई बैटरी के थ्रू आया है, ध्यान रखिएगा, बैटरी में से नहीं आया, बैटरी के थ्रू करंट आई आया है, तो वही करंट R1 में जाएगा, वही करंट R2 में जाएगा, वही करंट R3 में जाएगा और वही करंट वापस से बैटरी में चला जाएगा। तीनों रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होगा, बैटरी के थ्रू भी उतना ही करंट होगा। अब ऐसे में अगर मैं इस लूप की इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखूंगा मैं? देखिए, मैं लिखूंगा, यहां से शुरू करता हूं, प्लस V माइनस IR1 माइनस IR2 minus IR3 equals to 0. This implies V is equal to I times R1 plus R2 plus R3. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होगा? यहाँ पे एक R इक्विवेलेंट होगा, ये बैटरी तो ही होगी V वोल्ट की, और R इक्विवेलेंट को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब कहूंगा? जब करंट इस केस में और इस केस में सेम होगा बैटरी के थ्रू, तब। तो
यहां पर अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, लूप की इक्वेशन लिखते हैं, प्लस v माइनस आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट. इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिखकर अगर कंपेयर करूं तो क्या होगा, कंपेयरिंग 1 and 2 I will get R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या समझा इसमें कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है. सारे रेजिस्टेंसेस, जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंसेस हैं, अगर सिर्फ एक ही बैटरी लगी तभी काम करता है डेफिनेशन. जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंसेस हैं सबको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, तो उस केस में उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, सो दैट बैटरी में से करंट चेंज ना हो. इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तभी डिफाइंड है जब सर्किट में एक ही बैटरी है या सिर्फ रेजिस्टेंसेस लगे हैं, तो उन सारे रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाने को ही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं. अब सर्किट में 75 को बैटरीज लगी हैं और आपसे बोला बताओ इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है. हाँ, ये जरूर बोल सकता है इस सर्किट में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है. वहां पर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई बैटरी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3. इसके बारे में और भी बातें कर सकते हैं हम लोग. इस रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना हो जाएगा, IR1. R2 के क्रॉस कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2. R3 क्रॉस कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू IR3. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3. मतलब जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा. V इज प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है, और एक और बात क्या लिख सकते हैं कि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है. तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, तीन क्वांटिटीज का रेशियो मिला और उनका सम भी मिल गया. इसलिए मैं तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू तुरंत लिख सकता हूँ. V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V. मैं फटाफट ये इक्वेशंस पे लिख सकता हूँ. V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन दिस इंटू V. V3 इज इक्वल टू R3 अपॉन दिस इंटू V. ये इक्वेशन ज्यादा यूज नहीं होती हैं इसलिए इसको फॉर्मूले की तरह नहीं बता रहा हूँ, बट अगर कभी जरूरत पड़े तो आप तुरंत यहाँ पहुंच सकते हो. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. थोड़ी सी पावर के बारे में बात कर लेते हैं. पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना होगा, इज इक्वल टू सिंपली V इंटू आई थ्रू बैटरी. दैट इज सिंपली V इंटू V बाय R इक्विवेलेंट. दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट. तो जो टोटल पावर डिलीवर किया जा रहा है दैट इज सिंपली V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज V को अगर मैं I इंटू R इक्विवेलेंट लिख दूं तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू I स्क्वायर R इक्विवेलेंट. बेसिकली रेजिस्टेंस की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डाल दो तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी मिल जाता है. ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना है, I स्क्वायर टाइम्स R इक्विवेलेंट या V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट. इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है. आप रेजिस्टेंस की तरह जगह R इक्विवेलेंट को पावर में भी यूज कर सकते हो. अगर मैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में पावर देखूं तो P1 कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R इक्विवेलेंट, सॉरी I स्क्वायर R1. P2 कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R2. P3 कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R3. क्लियरली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि P1 इज टू P2 इज टू P3 इज इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3. पावर जो है वो भी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जिन तीनों रेजिस्टेंसेस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ उन तीनों में करंट सेम है. लोग रट्टा मार लेते हैं नहीं कि सीरीज में पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. नहीं, मैं बोल रहा हूँ जहां पर जिन रेजिस्टेंसेस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ अगर उन रेजिस्टेंसेस में करंट सेम है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ठीक है, सो पावर P1 is to P2 is to P3 is equal to R1 is to R2 is to R3 हो गया. और एक और बात
क्लियर सी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 जो पावर इन तीनों रेजिस्टेंसेस में कंज्यूम हो रहा है वो वही पावर है जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, so that is equal to P पावर प्रोवाइडेड बाय बैटरी। सो आप फिर से आपके पास तीनों क्वांटिटी का रेशियो, तीनों क्वांटिटी का सम है, आप आसानी से इंडिविजुअल पावर्स भी इससे भी निकाल सकते हो अगर आपको पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी पता है तो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, इसको फटाफट सब लोग कॉपी कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कॉपी हुआ? यस सर। ठीक, देखो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ये 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, ये 30 वोल्ट का बैटरी है, बताओ सर्किट में करंट कितना होगा। क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + 2 + 3 6, 30 वोल्ट अपॉन 6 ओम, 5 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, एक बार एग्जांपल नंबर 21 सब लोग सॉल्व करेंगे। सर स्क्रीन बंद हो गया। हाँ, यहाँ लाइट चली गई, उसके बाद एकदम से स्क्रीन बंद हो गई है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। यहाँ कुछ तो लफड़ा हुआ है बेटा, एकदम से लाइट गई, सारी स्क्रीन वगैरह सब बंद हो गई। तो अभी तो
क्लास ऑफ करनी होगी हमें, कोई उपाय लग नहीं रहा मेरे को। ठीक है, ये कोई इसी क्वेश्चन से ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्या। सर एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए सर। हाँ, सर एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए सर, पूरा लिखे नहीं। एक सेकंड गौतम दा, कुछ हो क्या हुआ? स्क्रीन स्क्रीन सब बंद हो गई है। स्क्रीन बंद हो गया मतलब उधर से कुछ लफड़ा है ना? उधर भी ठीक, तो लाइट चला गया तो वो उसमें लाइट तो आ रही है ना? नहीं, ये बंद हो गया मेरा। नहीं, मेरा वाला स्क्रीन बंद हो गया, देख नहीं रहे हैं आप यहाँ पे? मेरा वीडियो बंद हो गया। बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? अभी कुछ तो लफड़ा हुआ है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ।